नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के लिए आज सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो यकीनन आपका जवाब होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर चाइना। क्या इसके अलावा और कोई आपका जवाब हो सकता है? शायद ना होगा। तो आज की इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक संगठन जिसे अभी हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से बैन किया गया था, और इसके बैन होते से ही कई प्रकार की राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं कि आप तो मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करने वाले संगठन तक को बैन कर रहे हैं। उस संगठन के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिसने कई बार खुले तौर पर इस फाइल में यह स्टेटमेंट दिया है। सुनिएगा जरा, यह स्टेटमेंट दिया है कि अगर इन फ्यूचर भारत पाकिस्तान का बड़ा युद्ध होता है, भारत की जनता, भारत की सेना, यहां तक कि भारत सरकार पाकिस्तान को जवाब देने में बिजी होगी, उस समय हम सब इकट्ठे होकर पूरे के पूरे दक्षिण भारत के ऊपर कब्जा करेंगे और इसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित करेंगे। यानी कि भारत को तोड़ने की बात यहां पर की गई है। इन्होंने खुलेआम इस बात को लेकर भी कहा है कि हम आईएसआई के साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने खुले तौर पर इस बात को कहा है कि भारत के अंदर हम इस्लामिक राष्ट्र को घोषित करते हुए यहां पर सरिया कानून तक लागू कर देंगे। तो क्या यह देश की सुरक्षा, अखंडता या फिर लोकतंत्र के ऊपर किसी प्रकार का खतरा नहीं है, जिसे हाल ही में गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया केवल 5 साल के लिए? फिर भी कई सारे नेताओं के जैसे जैसे नाम निकल के आ रहे हैं, तो इन्हें बड़ी दिक्कत होना शुरू हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये संगठन क्या है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसकी स्थापना कैसे हुई, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई, इनके मुख्य लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं, और इनके लक्ष्यों में एक सबसे बड़ी बात कही गई है कि अगर किसी व्यक्ति ने मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर अगर 2 टुक बात कही या फिर किसी बोर्ड पैनल के ऊपर कोई फोटो बना दिया जो कि कार्टून टाइप दिखता है, तो उन हाथों तक को कटवा दिया जाएगा। और ऐसा एक मामला भारत के अंदर हो चुका है, फिर भी कई सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। यहाँ पर आप जरा देखिए, ये जो आपको फ्लैग दिखाई दे रहा है, ये उस संगठन का फ्लैग है जहां पर तारा बना हुआ है, और इस संगठन का नाम है PFI, यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसका नाम दिया गया है, जो कि आज के समय में हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब सवाल यह आता है कि इसकी स्थापना कब और कहां की गई थी। तो इसकी स्थापना होती है 22 नवंबर 2006 में, और यह स्थापना होती है केरल के अंदर। क्योंकि अगर PFI की स्थापना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर ऐसे किसी राज्य के अंदर अगर हो गई होती, तो शायद लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होता। पर इसकी स्थापना 2006 के अंदर हो गई थी, और स्थापना होती है बिल्कुल भारत के दक्षिणतम छोर के अंदर, यानी कि केरल के अंदर। अब सवाल यह आता है कि इस PFI की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है ना? तो इसकी स्थापना करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि 3 संगठन इसके साथ में जुड़े हुए हैं। यानी कि 3 बड़े बड़े संगठन को, 3 बड़े बड़े ग्रुप को तोड़कर एक बहुत बड़ा संगठन, एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया गया था। और वो जो 3 संगठन तोड़े गए थे, उनका काम था मुसलमानों की हित की रक्षा करना, मुसलमानों की शिक्षा को लेकर वर्क करना है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करना। इनका मुख्य लक्ष्य वहां पर रहता था। इसीलिए लोगों को आसानी से बेवकूफ बना दिया कि 3 संगठन है, उन्हें तोड़ के ही तो हम एक संगठन का रूप दे रहे हैं। और वो 3 संगठन कौन कौन से थे? तो नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट केरल, दूसरा आता है फोरम फॉर डिग्निटी कर्नाटक, और तीसरा आता है मराठाई पारासाई तमिलनाडु। इन तीनों को संगठन बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया PFI। अब PFI का पहला मकसद मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूं। पहला मकसद सुनिए, जो कि इन्होंने लिखित रूप में कहा है, और इसी वजह से आज इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। पहला मकसद इन्होंने बताया गया, ये आपको दिखाई दे रहा है भारत और पाकिस्तान का मैप। ये देखिए आप, ये है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब PFI की रिपोर्ट पहली बार में ये बोलती है कि जब भारत की सरकार, भारत की सेना और भारत की जनता
भारत पाकिस्तान के साथ में युद्ध में बिजी होगी और यहां तक के लोगों का पूरी तरीके से ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा, तब हम इस वाले छोर को पूरी तरीके से काट देंगे और पूरे दक्षिण भारत के अंदर शरिया कानून को लागू कर देंगे। यानी कि इस्लामिक कानून को पूरी तरीके से हम यहां पर लागू कर देंगे, दक्षिण भारत पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे। अब कब्जा करने के लिए आपके माइंड में आ रहा होगा कि इनकी संख्या ही क्या होगी जो ये कब्जा कर लेंगे। पीएफआई के अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं, भारत के कितने राज्यों में ये फैला हुआ है, और यहां तक कि भारत से बाहर खाड़ी देशों तक ये कितना फैला हुआ है, वो भी आके आंकड़े में आपको बताने वाली हूं। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना सेना, ये है पीएफआई की सेना। इनकी यूनिफॉर्म आपको दिखाई दे रही होगी। इनको पूरी तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। मेन मकसद शुरुआती तौर पर इनका क्या था, अल्पसंख्यकों का अधिकारों की सुरक्षा करना, और बाद में इनका मेन मकसद हो गया गुप्त तरीके से ट्रेनिंग देना, हर एक मुसलमान के मन में इस बात को बिठाना कि तुम जिहादी हो और तुम एक बहुत बड़े मिशन पर निकले हुए हो। तीसरा, जितने भी हिंदू हैं उन्हें पूरी तरीके से टारगेट करना और एकदम कट्टर मुसलमान बनाना इनका मेन मकसद था, और कट्टरता के साथ में नफरत फैलाने की बात ये करता है पीएफआई। तो पीएफआई की ये इतनी बड़ी जनता यहाँ पर बनके रेडी हो गई है। संख्या भी आगे मैं आपको बताऊंगी। इनका दूसरा लक्ष्य आप सुनिएगा। पहला मैंने बताया है दक्षिण भारत पर कब्जा करना, दूसरा मकसद इनका है कि भारत के अंदर शरिया कानून लागू करना, तीसरा भारत के अंदर इस्लामिक कानून लागू करना, और इसके साथ ही हर एक मुसलमान के कान तक इस बात को पहुंचाना कि भारत के अंदर इस्लाम खतरे में है। आप देखिए जरा किस प्रकार के मकसद इनके दिखाए गए हैं। चौथा, हर एक मुसलमान को आईएसआई के साथ में जोड़ना, ये भी इनका मकसद है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट मकसद जो कि हर एक मुसलमान तक पहुंचाना कि एक समय में भारत इस्लामिक देश हुआ करता था, और ये स्टेटमेंट कब के है कि जब भारत के अंदर मुगलों का राज हुआ करता था, मुगल काल साम्राज्य की जो स्थापना हुआ करती थी, उनका पूरा का पूरा राजपाट जिस समय हुआ करता था, उस समय भारत के अंदर इस्लामिक कानून चला करता था। हमें वो दौर एक बार फिर से लेके आना है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर हमें इस्लामिक परचम यहाँ पर लहराना है। इस प्रकार के स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, और चाहे तो हमें मदद के रूप में खाड़ी देश के साथ में जुड़ना पड़े हम जुड़ जाएंगे, हमें पाकिस्तान के साथ में जुड़ना पड़े हम जुड़ जाएंगे। इस प्रकार के स्टेटमेंट भी यहाँ पर दिए गए। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार ये पीएफआई कितने राज्यों के अंदर फैल चुका है। तो अगर हम बात करें पीएफआई शुरुआती तौर में 2015 की अगर हम बात करें तो ये 18 राज्यों में फैला हुआ था, और 2025 की अगर हम बात करें तो ये लगभग भारत के 23 राज्यों के अंदर फैल चुका है। मतलब कुछ गिने चुने राज्य ऐसे बचे हैं जहां पर ये नहीं फैला हुआ है। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले केरल के अंदर, और आज अगर हम केरल की लिखित रिपोर्ट की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा मेंबर केवल केरल के अंदर पीएफआई के हैं। यानी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा केरल के अंदर ये व्यक्ति होंगे। ये तो केवल वो आंकड़ा है जो दिखाई दे रहा है, ऐसा आंकड़ा भी है जो दिखाई नहीं दे रहा होगा। केरल के बाद में दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटक, चौथे पे आता है आंध्र प्रदेश, पांचवें पे आता है तेलंगाना, छठे पे आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है बिहार, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, और ये सारे के सारे, और यहाँ तक कि असम के अंदर। और इन सभी राज्यों में पीएफआई की अगर हम संख्या की बात करें कि इसके अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो पूरे भारत के अंदर 4 लाख से ज्यादा लोग इसके अंदर शामिल हैं। और ये आंकड़े केवल सार्वजनिक तौर पर हैं। ऑफिशियली नाम जिन जिन लोगों का दर्ज है वही आंकड़े यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि 4 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इसके अंदर शामिल हैं, और अब शायद इनकी संख्या 4 लाख नहीं बल्कि 4 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी होगी, है ना। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरे भारत के अंदर फैलते जा रहा है। भारत के अंदर ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों की अगर हम बात करें तो खाड़ी देशों के अंदर 13,000 से लेकर 18,000 के आसपास पीएफआई के सदस्य एक्टिव हैं, जो कि भारत के अंदर फंडिंग पहुंचाते हैं, पैसे देते हैं, हथियार तक पहुंचाते हैं, और हर प्रकार की जो है सुविधा उनको देने का काम करते हैं। तो खाड़ी देश के अंदर भी पीएफआई पूरी तरीके से एक्टिव यहाँ पर दिखाई देता है। अब सवाल ये आता है कि पीएफआई तो 2006 में इसकी स्थापना हो गई, ये 2022 में आते हुए बैन हो रहा है, तो ये सबसे पहली बार चर्चा का विषय कब बना, ऐसा क्या हो गया जिससे लोगों को पता चल गया कि पीएफआई बड़ा खतरनाक है
और देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये चर्चा में तब आता है जब केरल के अंदर एक कॉलेज के प्रोफेसर की उंगलियां काट दी गई थी। अब ये पूरी कहानी क्या है आप जरा सुनिए। अगर हम पूरे भारत में यहां देखें और दक्षिणतम भाग में चलें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा केरल। केरल के अंदर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है एर्नाकुलम, और एर्नाकुलम का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मौतुपुजा। और इसी मौतुपुजा के अंदर एक प्रोफेसर जिनका नाम था टीजे जोसेफ यहाँ पर मलयालम की पढ़ाई करवाते थे। और एक बार कॉलेज में पढ़ाते हुए उन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी करी, और टिप्पणी करते हुए उन्होंने बोर्ड पर यानी कि पैनल के ऊपर जो है मोहम्मद पैगंबर का एक कार्टून टाइप का फोटो बना दिया। हालांकि उन प्रोफेसर की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि मैंने ना तो इस प्रकार की कभी टिप्पणी करी, ना इस प्रकार का कोई मैंने फोटो बनाया। ठीक उसी प्रकार की बात है जो कि बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास की अभी हाल ही में हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया कि उसने भी मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर अभद्र रूप से टिप्पणी करी थी, जबकि उसका कहना था कि उसने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करी थी। मतलब आप देखिए कितनी कट्टरता है इनके खून में। और वहीं अगर हमारे भगवान राम को लेकर काल्पनिक बोल दिया जाता है फिर भी कभी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। खैर वो बातें अलग हैं, पर आप जरा यहाँ पर देखिए कि ये जो प्रोफेसर हैं टीजे जोसेफ, इनकी तरफ से कहा गया कि इन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर कभी कोई ऐसा फोटो भी नहीं बनाया जो कार्टून दिखता है, ना कोई स्टेटमेंट दिया गया। फिर भी लगातार उनको धमकियां पे धमकियां मिली, एक दो नहीं बल्कि 23-24 प्रकार की धमकियां उनको मिली। और एक दिन जब वो चर्च से लौट रहे थे उनकी बेटी के साथ में और कार ड्राइव कर रहे थे तो कुछ लोग आए और एकदम से उनकी गाड़ी को पूरी तरीके से घेर लिया, उनको जबरदस्ती पकड़ के बाहर निकाला गया और बोला गया कि कौन से हाथ से लिखने का काम करते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं दाहिने हाथ से लिखने का काम करता हूँ। तो दाहिने हाथों की चारों उंगलियों को काट दिया गया और कहा गया कि जिस उंगलियों ने मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर एक कार्टून बनाने की गुस्ताखी करी है उन उंगलियों को हम जिंदा ही नहीं रहने देंगे, मतलब धड़ के साथ ही नहीं रहने देंगे, उन्हें पूरी तरीके से काट देंगे। और उन्हें काट दिया गया। काटने के बाद में जब प्रोफेसर जो है एफआईआर करवाने के लिए थाने में पहुंचते हैं और केरल पुलिस की तरफ से जब छानबीन की गई और इसके अंदर जब एनआई जुड़ गया तो बाद में छानबीन में पता चला कि ये जो व्यक्ति यहाँ पर उंगलियां काटने के लिए आए थे वो पीएफआई के सदस्य थे और उनकी कट्टर तरीके से एक ट्रेनिंग हो रखी थी। काटने मारने में इनको कोई टाइम नहीं लगेगा, इसलिए ये काट के चले गए हैं। और बाद में कम से कम 23 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया और 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है उम्र कैद की सजा यहाँ पर सुना दी थी। तो आप देखिए पीएफआई किस प्रकार से वर्क करता है। और बाद में 2021 के बाद लगातार जो है इसकी डिमांड बढ़ने लगी कि पीएफआई को बैन कर दिया जाए। तो उसके बचाव में केरल के अंदर एक मेगा प्रोटेस्ट हुआ था जिसके अंदर कई प्रकार की राजनीतिक पार्टियां उतर आई थी, कई प्रकार के लोग यहाँ उतर आए और उनका बार बार कहना था कि हम मुसलमानों की रक्षा के लिए खड़े हैं, मुसलमानों की हितों के लिए बनाए गए एक संगठन को हम बैन नहीं होने देंगे। और इसकी रोक लगाने के लिए यहाँ पर केरल के अंदर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया। अब जैसे ही 2010 के अंदर ये चर्चा में आया उसके बाद में एक्टिव हो गई थी एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है पूरी तरीके से एक्टिव हो गई और इनकी तरफ से पीएफआई के ऊपर एक पूरी जांच बिठाई गई और इन्होंने इसकी पूरी छानबीन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ये छानबीन करते गए अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रकार की सामग्री यहाँ पर बरामद होती रही। पहली सामग्री की अगर हम बात करें तो पीएफआई से पहली सामग्री मिली है आईईडी यानी कि बम बनाने की सामग्री मिलती है। आप देखिए भारत के अंदर और ऐसे कौन से संगठन हैं जो बम बनाने का काम करते हैं, यहाँ बम बनाने की सामग्री मिलती है। दूसरा रेडियो सेट यहाँ से मिला है। तीसरा इस्लामिक देश बनाने के कागजात यानी कि भारत को इस्लामिक देश बनाने के कागजात तक इसके अंदर मिले हैं। और इसके अलावा गोला बारूद बनाने की सामग्री यहाँ पर मिली है और आईएसआई के साथ में इनका समर्थन है, इनका लिंक है, इसकी पेन ड्राइव तक इसके साथ में मिली है। और यह खुलासा किया था एनआईए की तरफ से। और यह मामला कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा और सितंबर 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि अब इसे बैन कर दिया जाएगा। और इसे बैन करवाने के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका निकल के आता है? तो गृह मंत्री का यहाँ पर यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से इसका हाथ निकल के आता है। अब आप देखिए जैसे जैसे इसकी छानबीन पूरे देश के अंदर चलती रही, क्योंकि आज भारत के 23 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है और 23 राज्यों के अंदर पीएफआई अकेला संगठन नहीं बल्कि इसके नीचे जुड़े हुए कई प्रकार के एनजीओ भी पकड़ में आए हैं,
कई प्रकार के छोटे छोटे ग्रुप्स भी यहाँ पर पकड़ में आए हैं और ऐसे करते हुए एक बहुत बड़े नेटवर्क का लगातार खुलासा होते जा रहा है। अब ये भी सुनने में आता है कि इसके अंदर कई प्रकार के बड़े बड़े राजनेता तक शामिल हैं, जिनको लेकर अभी हाल ही में सार्वजनिक तरीके से उनकी चर्चा नहीं हो रही है, पर आने वाले समय में उसकी खुले तौर पर चर्चा भी होगी और उनका नाम सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने भी पब्लिक किया जाएगा कि ये व्यक्ति इसके अंदर शामिल था। तो कई प्रकार के राजनेता भी इसके अंदर शामिल हैं और अभी गृह मंत्रालय की तरफ से इसके ऊपर पूरी तरीके से छानबीन बैठाई गई है और गृह मंत्रालय को यह अधिकार होता है, यानी कि यूपीएए को एक अधिकार होता है कि सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग भारत के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई संगठन वर्क कर रहा है और उसके साथ केवल आतंकवादी शब्द नाम भी जुड़ जाए कि वो आतंकवादियों के साथ में मिला हुआ है, उनके समर्थन के लिए काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, तो उसे गृह मंत्रालय की तरफ से भी पूरी तरीके से बैन करने का अधिकार मिला हुआ है और इसी अधिकार का फायदा उठाते हुए इसे सितंबर 2025 के अंदर बैन कर दिया गया। अब आप बोलोगे कि ये माफ कीजिएगा, इसको 2022 के अंदर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब आप बोलोगे इसको 2022 के अंदर बैन किया, तो आज हम इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर से कुछ लोगों की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है कि जो पीएफआई बैन किया गया था ना, वो सरकार ने गलत किया, क्योंकि वो केवल मुसलमानों की रक्षा के लिए था, उसको बैन नहीं करना चाहिए था और अगर बैन करना था तो आप आरएसएस को बैन कर देना। इस प्रकार के स्टेटमेंट अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि पीएफआई बैन हुआ है, अकेला नहीं, कई प्रकार के संगठन भी हाथ आए हैं। तो कुछ संगठन के नाम तो मैं आपको यहाँ बता दूँ जो कि अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। पहला आता है रिहैब इंडिया फाउंडेशन, दूसरा आता है कैंपस फ्रंट एंड इंडिया, तीसरा आता है ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिलिंग, चौथा आता है जूनियर फ्रंट, पांचवा आता है रिहाब फाउंडेशन और छठा आता है जिहादी मानसिक। ये क्या है? ये नए प्रकार के संगठन है ना। और इन सब की जो मानसिक संतुलन बिगाड़ रखा है और इनके माइंड में केवल एक ही बात बिठा रखी है कि प्रत्येक मुसलमान एक मिशन पर है, हर एक का माइंड जिहादियों की तरह चलना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए। तो आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय की तरफ से इसे बैन किया गया है, सही है या गलत? इसे केवल 5 साल के लिए बैन किया गया है, 2022 में बैन हुआ है, अभी 25 चल रहा है, कुछ ही समय के बाद इससे बैन हट जाएगा, फिर से ये एक्टिव हो जाएगा, तो इसे पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप एआई सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, जिस पे जाके आप टाइप करेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और उसको सबमिट कर देना। और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ कोड लगाना होगा नारी 100 और जैसे ये कोड लगाएंगे तो आपको ये पूरा कोर्स यहाँ पर कम प्राइस में मिल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।